सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात जोगी कांग्रेस की। जोगी कांग्रेस लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। जेसीसीजी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने न्यूज 18 से बातचीत में बताया कि सभी 11 सीटों पर बसपा अपने प्रत्याशी उतारेगी। जोगी ने यह भी कहा कि बीजेपी को हराना हमारा मकसद। आने वाले सभी नगरीय निकाय और छात्र संघ चुनाव में सिर्फ जेसीसीजे प्रत्याशी उतारेगी। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले अजीत जोगी ने कोरबा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। जिस तरह से अजीत जोगी को चुनाव लड़ने की बात हो रही थी, कोरबा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जिस तरह से अभी बैठक हुई है, बैठक के बाद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जेसीसीजे के, उन्होंने कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अमित जी बताएंगे, जिस तरह से चुनाव लड़ने की बातें चल रही थी, अब जिस तरह से चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा? देखिए, हमारा जो प्रथम और अंतिम राजनीतिक उद्देश्य है वो देश में और विशेषकर छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों में सांप्रदायिक ताकतों को, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना है। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आदरणीय जोगी जी ने आह्वान किया है कार्यकर्ताओं से कि वे अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दें। तो अब ये माना जाए कि अब लोकसभा जो है, आप लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे? लोकसभा चुनाव हमारी पार्टी नहीं लड़ रही है, हमारा गठबंधन लड़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह पर प्रत्याशी उतारे गए हैं, वे चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये अब माना जाए कि अब जोगी जी जो है कोरबा से चुनाव नहीं लड़ेंगे और जो बिलासपुर और रायपुर की सीटें हैं वो बसपा में चुनाव लड़ेगी? जी हां। और आने वाले जो नगरीय निकाय चुनाव हैं, पंचायती राज चुनाव हैं, छात्र संघ चुनाव हैं, गठबंधन की ओर से हम अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। तो ये जो विधानसभा में गठबंधन बना था आपका और बहुजन समाज पार्टी का, तो ये बरकरार रहेगा? बिल्कुल बरकरार रहेगा। ये दो दलों के बीच का गठबंधन नहीं था, दो दिलों का मिलन था। ये थे जो प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी, जो बता रहे थे कि इस तरह से जो है रणनीति उन्होंने बनाई है और लोकसभा की जो 11 सीटें हैं प्रदेश की, वो यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन सपोर्ट जो है गठबंधन बहुजन समाज पार्टी के साथ वो बरकरार रहेगा। अब देखना यह होगा कि परिणाम किस ओर जाता है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ सुरेंद्र सिंह, न्यूज़ छत्तीसगढ़, रायपुर। और इस वक्त जो सहयोगी हमारे सुरेंद्र वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। सुरेंद्र, मतलब फॉर्मूला ये रहा कि छत्तीसगढ़ हमारा और दिल्ली आपका, कुछ ऐसा ही फॉर्मूला नजर आता है। कैसे ये तय किया गया और आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए ललित, जिस तरह से ये पूरा फार्मूला जो तय हुआ है, हालांकि इससे पहले भी इस बात को वो कई बार अजीत जोगी भी कह चुके थे कि वो चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो बिलासपुर और कोरबा गए, वहां से जब वापस आए, उन्होंने वहां कहा कि हमारी इच्छा है, वहां की जनता चाहती है कि हम वहां से चुनाव लड़ें। लेकिन जिस तरह से ये पूरा जो इनका जो 2-3 दिन तक जो ये हम इसको कहें कि जो इन्होंने पूरा जो रणनीति के तहत हमेशा ये कहते रहे कि हम चुनाव लड़ेंगे, अभी हम घोषणा नहीं करेंगे, लेकिन आज जिस तरह से, क्योंकि 4 तारीख आखिरी तारीख है नामांकन फॉर्म को जमा करने की, उसके बाद आज वो कहते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी की भी लोग का कहना है कि हम भी जो प्रत्याशी हैं उनका हम चयन भी ठीक ठाक से नहीं कर पा रहे हैं। और लगातार जिस तरह से जोगी लगातार ये बताते रहे हैं कि हम वहां से चुनाव लड़ेंगे, और फिर बाद में जिस तरह से आज चलिए मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। हेमंत पोयाम साहब इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पोयाम साहब, ये तय हो गया कि जो स्थानीय स्तर पे चुनाव होंगे, निकाय के चुनाव होंगे, छत्तीसगढ़ के होंगे, उस पर जेसीसीजे और राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी आपकी रहेगी? जी जी जी। और क्या रणनीति है आगामी चुनाव को लेकर? कैसे प्रचार करेंगे? जो मायावती हैं वो भी क्या प्रचार करने आएंगी? हाँ, माननीय बहन सुश्री मायावती जी 14 अप्रैल को आ रही हैं जांजगीर लोकसभा में, और उनकी तैयारी चल रही है, हम लोग उसी तैयारी में लगे हैं जी। और जोगी कांग्रेस से दोस्ती है, दिलों की दोस्ती है, ऐसा अमित जोगी कह रहे हैं। जी जी, हमारा जो है गठबंधन जो है हमेशा हम लोग कहते रहे हैं, 2 दलों का नहीं है, 2 दिलों का है। इस वजह से अभी पूरे 11 सीटों पे बहुजन चुन लाने का माई जोगी जी ने जो बयान दिया है, हम उनके हृदय की गहराई में स्वागत करते हैं। सभी प्रत्याशियों का प्रचार करेंगे और अपना समर्थन उन्होंने व्यक्त किया है, इसके लिए हम उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और हम चाहेंगे कि जोगी जी जो है कि इस बार
बहुजन समाज पार्टी के। पोयाम साहब, जोगी कांग्रेस का कार्यकर्ता बसपा के लिए काम करेगा, कैसे मोटिवेट किया जाएगा, वो भी तब जबकि पिछले चुनाव में भी कामयाबी कम रही हो? नहीं, जो भी आज गठबंधन की 7 सीटें जीती गई हैं उसमें दोनों पार्टियों का मिला का प्रयास है। जहाँ पे बसपा की सीट जीती, यहाँ पे जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वोट दिए हैं जी। विधानसभा का जो परसेंटेज की बात कर ली जाए, सीटों की बात कर ली जाए, वहां पर जोगी कांग्रेस की परफॉर्मेंस बेहतर है, फिर भी मौका बसपा को? हाँ, वो अभी और भी तैयारी करना चाहते हैं आने वाले समय में, और ज्यादा और अच्छी मजबूती का चुनाव लड़ेंगे। और अभी क्या है कि बसपा को राष्ट्रीय लेवल पे मौका दिया है, लेकिन हम उनका स्वागत करते हैं। हम तो चाह रहे थे कि जोगी जी भी चुनाव लड़ें, लेकिन उन्होंने जो हमको मौका दिया है तो बहुजन समाज पार्टी सभी सीटों पे चुनाव आपको क्या लगता है इस बार के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में कामयाबी कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल, बहुजन समाज पार्टी खाता खोलने जा रही है और छत्तीसगढ़ से भी हम लोग लोकसभा का चुनाव जीत करके मान्या बहन जी को गिफ्ट देने का काम करेंगे। तकरीबन कोई अंदाजा कितनी सीट, एक अनुमान आपका? हम लोग तो जांजगीर सीट को पूरी तरह से 100% जीतने का मान के चल रहे हैं। साथ ही साथ कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग लोकसभा की सीटें हैं, हम लोग बहुत ही मजबूती से लड़ रहे हैं और बिल्कुल यहाँ पे हम लोग टक्कर में हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग टक्कर में हैं और आप ऐसा कह रहे हैं, ये दावे किए जा रहे हैं। सुरेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, दिलों का रिश्ता है, ये बसपा ने भी स्वीकार कर लिया है, ये दलों का रिश्ता नहीं है। सुरेंद्र? जी बिल्कुल, जिस तरह से ललित ये लगातार ये कहते रहे कि ये जो रिश्ता दलों का नहीं दिलों का है, इससे पहले भी जिस तरह से अमित जोगी ने कहा था, और अब जिस तरह से बड़ा सवाल अमित ये है, ललित जी, ये है कि जिस तरह से लगातार जो है अजीत जोगी ये कहते रहे कि हम चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद अब कहते कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो जो इसका जो मैसेज जो है खासकर जो जनता के बीच में जाता है, वो मैसेज जो संदेश है वो अच्छा नहीं जाता है। और लगातार आप जिस पार्टी के साथ में गठबंधन करके रखा हुआ है, उसकी सीटों का सीट शेयरिंग को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर भी आप बातचीत नहीं करते हैं, और फिर एकाएक जो है बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशी की घोषणा करनी शुरू कर देती है। उसके बाद आपका दखल होता है, आप बोलते हैं कि हमसे पूछा नहीं गया। अब जिस तरह से हो सकता है कि ये जो रूठने मनाने की जो बातें थी उसमें काफी समय निकल गया, और बसपा जो है, क्योंकि बसपा का एक उद्देश्य है कि वो लगातार जो एमएल भारती जो प्रभारी हैं, उन्होंने ये कहा था कि हमारी तैयारी 11 सीट पर है और हमारे जो प्रत्याशी जो चयन है वो भी 11 का हो चुका है। तो अब ये मान के चलिए कि जिस तरह से उन्होंने ये कहा था, न्यूज 18 पे ही उन्होंने कहा था, तो ये पूरी तरह से ये सिद्ध हो चुका है कि बहुजन समाज पार्टी 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो अब इस पर ये मोहर लग चुकी है कि 11 सीटों पर लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। जोगी कांग्रेस पार्टियां अपने फैसलों को लेकर इतनी भ्रमित हैं, जो पार्टियां अपने फैसलों को लेकर इतना भ्रमित हैं, वो वोटर्स को क्या मैसेज दे पाएंगी? पिछले बार भी जब कामयाबी नहीं मिली तो अजीत जोगी बोले कि हम अपना चुनाव चिन्ह नहीं समझा पाए लोगों को, या सर्कुलेट नहीं कर पाए, कांग्रेस लगे होने का नुकसान हमारे नाम में हो गया। अभी तो जानबूझकर ये नुकसान ऐसा जान पड़ता है कि होगा, इतना अगर फैसले लेने में गड़बड़ होगी तो। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार इस बात को कांग्रेस कहती रही है कि जोगी कांग्रेस की जो पार्टी है वो भाजपा का बी टीम के रूप में काम करती है, और ये आरोप हमेशा लगते रहे हैं। और अब जिस तरह से आप चुनाव से ही जो है उन्होंने अपना जो है नाम पार्टी का जो है बाहर कर लिया है, हालांकि गठबंधन बरकरार रहेगा। जनता में मैसेज इसका ये जाता है कि जिस तरह से जोगी जो है हमेशा हमें सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह की जो बातें कर या अपने बयान की, सवाल वही है कि जनता के बीच मैसेज, और वो भी उस दौर में जबकि कुछ दिनों बाद ही पब्लिक को वोट करने के लिए निकलना है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे। इधर कोरबा लोकसभा सीट से जेसीसीजे सुप्रीमो अजीत जोगी के चुनाव लड़ने को लेकर अब सस्पेंस खत्म हो गया है। हालांकि जोगी कभी भी सस्पेंस बना सकते हैं। बसपा प्रत्याशी सरदार परमीत सिंह ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। रैली के बाद बसपा प्रत्याशी परमीत सिंह, प्रदेश प्रभारी एमएल भारती और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत पोयाम वो उस दौरान मौजूद रहे। मीडिया से उन्होंने बाद में बातचीत भी की और कोरबा सीट से परमीत सिंह की जीत का दावा भी किया।
समर्थन जोगी जी का हमारे साथ है। जोगी जी एक बहुत बड़े नेता हैं, छत्तीसगढ़ के भी बहुत पुराने राजनीतिक रह चुके हैं वो, और आज भी हैं। और एक बहुत ऊर्जावान व्यक्ति है वो, और मेरे लिए पिता तुल्य हैं। और हमारी गठबंधन पूर्व में विधानसभा में ही रहा है, तो गठबंधन अभी लोकसभा में भी है। 8 सीटों का ऐलान हो गया था, 3 सीट क्यों कम किए गए थे? वो तो चाहे कोर कमेटी की बैठक नहीं हुई थी, 8 सीटों में भी जहाँ जहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष को छत्तीसगढ़ कोर कमेटी को जाना था वहाँ वो गए थे, इसलिए जोगी जी से कुछ बात नहीं हो पाई थी, इसलिए रुके थे। बाकी ऐसा कोई बात नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की तैयारी सभी जगह पे है, और हम लोग जो है छत्तीसगढ़ से भी लोकसभा की सीटें देने का काम करेंगे। माननीय बहन जी को यहाँ से गिफ्ट देने का काम करेंगे। कितनी सीटें कांग्रेस को मान्य सीटें आएंगी? अभी पूरे 11 जगह पे तो लड़ रहे हैं। हमारी मजबूत सीटें हैं कोरबा, अपना जांजगीर और बिलासपुर, खास करके 3 सीटों पे बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। बाकी सभी जगह पे हमारी उपस्थिति बहुत अच्छी रहेगी। और कांग्रेस पार्टी ने 2019 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस मैनिफेस्टो को जन आवाज नाम दिया गया है। टैगलाइन है, हम निभाएंगे। घोषणा पत्र में रोजगार 72,000 सालाना की राशि मुहैया कराने की बात कही गई है। इसका नाम गरीबी पर वार हर साल 72,000 दिया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य शिक्षा पर भी फोकस किया गया है। गरीबी पर वार 72,000, और यह कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डायरेक्ट पैसा डालेगी। 1 साल में 72,000, 5 साल में 3,60,000। इससे 2 काम होंगे। पहला काम, गरीबों के जेब में पैसा जाएगा, किसानों के जेब में डायरेक्ट पैसा जाएगा, पहली बार। और दूसरा काम, जो नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके, जीएसटी करके हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं, जैम कर दी पूरी अर्थव्यवस्था को, वो अर्थव्यवस्था एक बार फिर जंप स्टार्ट होकर चालू हो जाएगी। और कांग्रेस के घोषणा पत्र को बीजेपी ने छलावा बताया है। साथ ही इंदिरा गांधी के जमाने से ही गरीबी हटाने के नारे को भी छलावा बताया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का कहना है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए यह घोषणा पत्र बनाया गया है। कांग्रेस का घोषणा पत्र एक प्रकार से छलावा है, और ये छलावा आज का नहीं है। ये छलावा इंदिरा गांधी जी के ज़माने से है, जब गरीबी हटाओ के नारे लगाते रहे। आज इस घोषणा का भी कोई असर इसलिए नहीं होगा कि ना इस घोषणा के बारे में कोई डिटेल जानकारी। नरेगा में काम करने वाला मजदूर यदि हरियाणा में 400 रुपया पाता है तो 12,000 तो उसका ऐसी 1 महीने का इनकम हो गया, तो उसका जो मिलने। और इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं, कांग्रेस के नेता चिदम्बरम प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। Hugely employment generating idea, one. Secondly, that made in India goods, although they made for other owners of other belonging to other countries, made in India goods will go to other markets of the world. For example, the Mercedes-Benz car. I remember the Benz chairman asked me, can we make such a car in India? You only make the ambassador. Can you make such a car in India? I said, we can. Just train our workers. He took the workers to Germany, trained them for 6 months. भाजपा ने प्रदेश की भूपेश सरकार पर टैक्स वसूलने का आरोप लगाते हुए ट्वीट किया है। ट्वीट में भाजपा ने लिखा है कि भूपेश सरकार प्रदेश की जनता को ठग रही है, उनसे टैक्स वसूल कर रही है। रमन सिंह ने कहा कि चुनाव की दृष्टि से कांग्रेस का वसूली अभियान चल रहा है, कई जगहों से लिखित शिकायत मिल रही है। की दृष्टि से जिस प्रकार वसूली अभियान पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहा है, और जिस प्रकार से अब तो लिखित शिकायतें भी आने लगी हैं, लोग सड़क में भी आने लगे हैं, आंदोलित भी होने लगे हैं, कोयले के परिवहन के लिए टैक्स, दूसरे ट्रकों के परिवहन के लिए टैक्स, अन्य व्यापारियों से जिस प्रकार वसूली हो रही है, एक प्रकार से पूरे प्रदेश में हाहाकार की स्थिति। और खबर रायपुर से, सीएम बघेल ने रमन सिंह के बयान पर पलटवार किया है। सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि 70 दिन का सीएम या 17 साल का नौजवान, सभी को सवाल पूछने का अधिकार है।
रमन ने 70 दिन के सीएम को 5 साल के पीएम से सवाल पूछने पर उठाया था सवाल। पीएम मोदी आज रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचे। यहां उन्होंने रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल और राजेश मूणत समेत कई बड़े नेताओं से मुलाकात की। दरअसल पीएम ओडिशा के दौरे पर थे और कुछ वक्त के लिए वो रायपुर एयरपोर्ट पर रुके। पीएम से मुलाकात के बाद रमन सिंह ने कहा कि उन्होंने प्रदेश की 11 सीटों की स्थिति के बारे में पूछा है और मैं भी चौकीदार अभियान का छत्तीसगढ़ में क्या रिस्पॉन्स है इसकी जानकारी ली है। छत्तीसगढ़ के और छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों में क्या स्थिति है, उन्होंने एक सामान्य जानकारी चाहिए और क्या उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पूछा, मैं भी चौकीदार कार्यक्रम का छत्तीसगढ़ में और रिस्पांस कैसे रहा, इस विषय को लेकर उन्होंने बात की। आप सभी से लगभग अच्छे से मिले, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, और उन्होंने पूछा और क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्या रहेगा। तो हम सब लोगों ने कहा है कि विधानसभा में हमने निराश किया था वैसी स्थिति नहीं रहेगी, बल्कि हमारी स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है और छत्तीसगढ़ के जनता ने एक मन बनाया है आपको दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए। दूसरा, चौकीदार के बारे में पूछे कि उसका रिस्पांस कैसे रहा। हम लोगों ने कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ के लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यालय और अलग अलग स्थानों में जहां भाजपा के कार्यकर्ता हैं, मैं भी चौकीदार इस कार्यक्रम में आपका जो वक्तव्य आया उस वक्तव्य से काफ़ी लोग प्रभावित भी हुए। और कांकेर लोकसभा के अंतर्गत आने वाली बालोद जिले की तीनों विधानसभा में चुनाव प्रचार अभियान शुरू हो चुका है। चुनाव प्रचार अभियान में हाल ही में विधानसभा में मिली ऐतिहासिक जीत का जोश और उत्साह जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के विधानसभा के आम चुनाव में जो मुद्दा सम्माननीय राहुल गांधी जी ने, सम्माननीय भूपेश बघेल जी ने जो लेके गए थे पूरे छत्तीसगढ़ में, और जो परिणाम पूरा विधानसभा के छत्तीसगढ़ के आम चुनाव में मिला, उसी मुद्दा को लेकर अभी हम हर विधानसभा में जा रहे हैं। लोकसभा को लेकर जिला स्तर से लेकर मंडल से लेकर शक्ति केंद्र से लेकर बूथ स्तर तक के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके गांव-गांव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लाने के आम सभा में लाने के लिए जो भीड़ हमारी आएगी, उसके साथ ही हमारे कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करके उनको चुनाव में लगाया जाएगा। इस दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हम सब के लिए एक ऊर्जा देने वाला कार्यक्रम रहेगा। लोकसभा चुनाव में नक्सलियों को लेकर राजनीति गरमाने लगी है। नक्सलियों को लेकर सूबे के राजनीतिक दल अपनी अपनी रोटियां सेंक रहे हैं। क्या वाकई सूबे में नक्सल समस्या पर राजनीतिक दलों को राजनीति करनी चाहिए? सूबे में लोकसभा चुनाव को लेकर बस्तर में पहले चरण के लिए 11 अप्रैल को वोटिंग होना है। आम चुनाव आते ही एक बार फिर सूबे में नक्सलियों को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। एक और बीजेपी नक्सल समर्थक बताकर कांग्रेस को घेर रही है। भाजपा नक्सलियों के साथ कांग्रेस के साठगांठ होना बता रही है। भूपेश बघेल जी का बयान, जिस पार्टी के प्रथम पंक्ति के 20-25 नेता शहीद हुए हो, झीरम घाटी की घटना, वो अगर नक्सलवाद के बारे में नरम विचार रखती हो, समझौते की बात करती हो, समर्पण की बात करती हो, तो क्या इससे अंदाजा नहीं लगेगा कि इनकी साठगांठ है? नक्सलियों को पनपाने का काम भाजपा ने किया और चुनाव के समय गाहे बगाहे प्रधानमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री ये कह देते हैं कि नक्सलियों के साथ कांग्रेसियों की साठगांठ थी, जबकि हकीकत ये है कि नक्सलियों के रहनुमा और नक्सलियों के दोस्त भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जोगी कांग्रेस ने नक्सलियों के साथ साठगांठ के आरोप को ठीक नहीं बताया है। राजनीतिक जानकार माओवाद समस्या पर राजनीति करना गलत करार दे रहे हैं। ये भी एक आरोप लगाना कि साठगांठ है, ये मैं नहीं मानता। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि वो एक इंसान है पहले, तो इनको बैठ के मिलकर बात करना चाहिए। राजनीतिक दल पिछले 4 दशकों से सिर्फ राजनीति ही कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और चुनाव के समय जनता ऐसे राजनीति करने वाले लोगों को सबक सिखा दे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा।
अब देखने वाली बात होगी कि राजनीतिक दल नक्सलवाद जैसी समस्या पर और कितनी राजनीति करते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए न ही पिछली सरकारों और न ही वर्तमान कांग्रेस सरकार ने कोई ठोस उपाय किए हैं। केवल इस मामले पर जोरों शोरों से राजनीति चल रही है। सुरेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। दिल्ली में कांग्रेस राष्ट्रीय स्तरीय ओबीसी वर्ग का महाधिवेशन होने के बाद इसका सकारात्मक असर पार्टी में देखने मिलेगा, ये कहना है कांग्रेस ओबीसी वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष ताम्रध्वज साहू का। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा लगातार 5 साल से ओबीसी वर्ग को इकट्ठा करने का काम किया जा रहा है। इसी के तहत गत 27 मार्च के राष्ट्रीय स्तरीय ओबीसी वर्ग का महाधिवेशन दिल्ली में संपन्न हुआ और सभी ने अपने अपने इलाके में कांग्रेस को जिताने का संकल्प लिया है। बहुत ज़बरदस्त असर डाल रहा है, क्योंकि पूरे देश में हर प्रांत में तमिलनाडु जैसे जगह में 64% हमारा है संख्या, केरल में बड़ी संख्या हमारी है। और इस बार ओबीसी राहुल जी के ऊपर पूरा विश्वास कर रहा है, क्योंकि पहली बार कांग्रेस नेतृत्व ओबीसी को भी फोकस करके अपने लाइन में लिया। और अब बात पलटवार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर संसदीय सीट से टिकट नहीं मिलने से नाराज बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन पर जमकर निशाना साधा। 4 साल बाद पहली बार किसी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में नीतीश कुमार ने इस मामले में बीजेपी से जवाब मांगा है। साथ ही इसे शाहनवाज हुसैन के लिए भी बुरा बताया है। आपको बता दें कि भागलपुर से 2 बार सांसद रहे शाहनवाज हुसैन को इस बार टिकट नहीं मिला, तो इसके लिए उन्होंने नीतीश कुमार को कसूरवार बताया था। 4 साल बाद नीतीश कुमार ने पहली बार न्यूज़ 18 नेटवर्क को अपना इंटरव्यू दिया, और जिसे आप जल्द ही न्यूज़ 18 नेटवर्क पर भी देखेंगे। 17 सीट का जो बंटवारा है उसको देखकर शाहनवाज हुसैन जी काफी नाखुश लग रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या पता नहीं, अब काहे नाखुश है उसको तो पूछना चाहिए। अपने पार्टी में वो शायद चुनाव समिति का मेंबर है, तो उनको पूछना चाहिए था। उनको तो अपने पार्टी से पूछना चाहिए था। मांगे हैं भागलपुर सीट, ये तो अपनी पार्टी में जाकर के पूछे, किसे पूछता नहीं। क्यों नहीं पार्टी के अध्यक्ष से पूछते, क्यों नहीं यहाँ के जो प्रभारी हैं पार्टी के उनसे बात करते हैं, इस तरह की बात करना। और आपको मालूम है शाहनवाज हुसैन को बीजेपी ने टिकट कब दिया? जब यहां सरकार बनी, हम भी एमपी थे और डिप्टी सीएम सुशील मोदी जी भी एमपी थे, वो भागलपुर से जीते थे एमपी, और उपचुनाव था। जाकर के पूछ लीजिए अभी आप अरुण जेटली जी से, सुशील मोदी जी से पूछिए किसने इंसिस्ट किया कि इनको शाहनवाज हुसैन को चुनाव लड़वाइए भागलपुर से। हम उस पार्टी के सदस्य नहीं थे, अलायंस में थे, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा संबंध था। मेरी बात मान करके इनको टिकट दिया, क्या रिश्ता था भागलपुर से, अगली बार भी जीत गए। लेकिन इस तरह की बात करना ये तो बहुत ही घोर, जिसको कहिए कि ऐसी बात है जो ऐसा लगता है कि आदमी जिस पार्टी में, उस पार्टी के इंटरनल चीजों से भी अवगत नहीं है। हम आप भागलपुर से भाई कैंडिडेट थे, आप लड़ते, बीजेपी को लेना चाहिए था। हम कहां कहे थे कि हमको भागलपुर ही दीजिए, हमने तो कुछ कहा नहीं। नीतीश जी कहीं ना कहीं, लेकिन इस तरह का बयान ठीक नहीं, इस तरह का बयान ठीक नहीं। और मैं चाहता हूं कि इसको बीजेपी को भी एक्सप्लेन करना चाहिए और उस व्यक्ति को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। ये बयान देना उनका नुकसान पहुंचाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। हमारी पहुंच आपकी ताकत। अब मध्य प्रदेश की खबरों के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18mpcg.com, फेसबुक पर जुड़िए /news18mp के जरिए, ट्विटर हैंडल @news18mp, यूट्यूब चैनल /news18mp छत्तीसगढ़। नमस्कार।